हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एपिसोड 6 ऑफ प्रो बोनो को समझेंगे। यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है म्योंग यून के काउंटर क्लेम से। यहाँ प्रो बोनो टीम अपने ऑफिस में होती है और वो काफ़ी टेंशन में नज़र आती है। तभी उन्हें मेडिकल चेकअप्स के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ केस की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। सभी लोग केस के बारे में ही सोच रहे होते हैं मेडिकल चेकअप के वक्त। तभी यहाँ डेविड ऑपरेशन थिएटर में ही सीन क्रिएट कर देता है क्योंकि एनेस्थेशिया उस पर काम ही नहीं करता। अब यहाँ पे गीपम जाती है उसे उठाने के लिए। वो कहते हैं कि हम सब की मेडिकल चेकअप्स हो गई है, सभी लोग अपने अपने वर्क में जुड़ गए हैं, तो हमें भी अब कोर्ट में वापस जाना होगा। केस वापस ट्रैक पर आता है। फ्रॉड के बेसिस पर म्योंग यून मैरिज एनुलमेंट मांगता है। काया से यहाँ वो सवाल जवाब करने की बात करता है कोर्ट रूम में। अब सवाल जवाब करते वक्त काया की किडनैपिंग और रेपिंग का मामला सामने आता है। वो बताती है कि जब वो 13 साल की थी तो वो जब बाहर खेल रही थी तो उसका किसी ने किडनैपिंग कर लिया था और उसके साथ रेप हुआ था। अब यहाँ पे म्योंग यून आर्ग्यू करता है कि काया ने ये बात डोंगमिन से क्यों छुपाई, ताकि शादी हो जाए। उसे ये बात डोंगमिन से शादी के पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। वो कहता है कि चाइल्ड बर्थ हिस्ट्री जानना शादी के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये तुमने हमारे क्लाइंट के साथ फ्रॉड किया है। कोर्ट का मूड बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता। फिर भी काया और गीपम इमोशनल हो जाते हैं कोर्ट रूम के बाहर, ये देखकर कि डेविड ने उनके लिए इतनी मेहनत की है। काया उन दोनों को थैंक यू बोलती है। अब लकीली वापस कोर्ट रूम में आते हैं। जज काया के फेवर में वर्डिक्ट देती है और काया को डिवोर्स ग्रांट कर देती है। अब जब ये वर्डिक्ट होती है तो म्योंग यून बीच में बोल पड़ता है, लेकिन जज कुछ भी अपना डिसीज़न चेंज नहीं करती है। वो वर्डिक्ट काया के फेवर में ही देती है कि उसे डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। अब यहाँ कीपम, डेविड और काया तीनों इस न्यूज़ को सुन के खुशियाँ मनाते हैं। अब यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए डेविड गीपम को बाहर कॉफ़ी पिलाने के लिए ले जाता है और फाइनली उसकी जो रिश्वतखोरी के अक्यूजन है, उसकी जो वीडियो गीपम ने देखी है उस पर बात करता है। गीपम जंग इन से 70% विन रेट डील के बारे में जानती है। वो कहती है कि वो मानना चाहती है कि डेविड अच्छा इंसान है, पर वो खुद ही उस पर डाउट करने का मौका दे रहा है। ये बात डेविड को हर्ट कर जाती है। अब यहाँ वो डेविड को कहती है कि मुझे आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है और वो कॉफ़ी को वैसे ही छोड़ के उस रेस्टोरेंट से निकल आती है। पर प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। म्योंग यून वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करता है कोर्ट में और नए फैक्ट्स लाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब काया को किडनैप किया गया था, उसके साथ रेप हुआ था, काया ने अपने रेपिस्ट से 1 हफ्ते बाद भाग जाती है। घर लौटने पर उसका फादर उसे वापस रेपिस्ट के पास भेज देता है। वो उसे अपने घर पर नहीं रहने देता है, कहकर कि काया ने अपने फैमिली का नाम खराब कर दिया है। काया को 9 महीने तक ज़बरदस्ती रेपिस्ट के साथ ही रहना पड़ता है, जहां काया के साथ रोज़ मारपीट होती, सेक्सुअल अब्यूज़ होता था। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसे उस रेपिस्ट के साथ ही रहना पड़ा 9 महीनों तक। लेबर के टाइम वो फिर यहाँ पे कोर्ट रूम में बताती है कि वो फिर से उस रेपिस्ट के घर से भागी थी, पर यहाँ उसका जो फादर है वो उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है और उसे वापस रेपिस्ट के घर ही भेज देता है। वो जंगल में बच्चे को जन्म देती है और रेपिस्ट की जो फैमिली है वो उसके बच्चे को ले जाते हैं और उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। ये कहानी बताते वक्त काया के आँखों से बहुत आंसू बहने लग जाते हैं।
लीगल पॉइंट ये निकलता है कि काया उन 9 महीनों के दौरान प्रेग्नेंट हुई और क्योंकि उसके फादर ने उसे उस वक्त परमिशन दी थी तो लॉ के हिसाब से वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाता है। इसीलिए उसकी रेप्यूटेशन या प्राइवेसी बचाने के लिए प्रेगनेंसी हिस्ट्री छुपाना इलीगल नहीं था। जज अपना पहला डिसीजन रिवर्स करता है और डिवोर्स नहीं बल्कि मैरिज एन्युअल कर देता है। अब उसे पैसे देने होंगे अपने फादर इन लॉ को इस फ्रॉड के लिए। प्रो बोनो टीम कम्प्लीटली शैटर हो जाती है पर अपील पर फोकस करती है। इसी बीच यहाँ पे जो काया का फादर इन लॉ है वो क्रीपी सी स्माइल जब कोर्ट रूम से बाहर जा रहा होता है वो काया को देता है। इसी बीच अब और एक न्यूज़ आती है कि वर्ल्ड रिफ्यूज़ डे पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले हैं ह्यूमन राइट्स और व्यूज़ को वेलकम करने पर। अगला शॉक तब आता है जब यॉन्चन विलेजर्स डिमेंसी पिटीशन फाइल करके गवर्नर चो को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। उसकी सेंटेंस रिड्यूस्ड होकर कम्युनिटी सर्विस और सेक्सुअल रिहैब रह जाती है। अब यहाँ पे इतना सब सुन के प्रो बोनो टीम के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब ऊपर से यहाँ काया की जो फाइनल डिवोर्स की अपील प्रो बोनो टीम ने की थी वो सिर्फ कुछ ही घंटों में डिसमिस हो जाती है और वो भी चीफ जस्टिस शिन के हाथों, जो कि पहले डेविड का पुराना बॉस है। डेविड यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है पर वो फिर भी गिव अप नहीं करता है। वो काया के लिए रिफ्यूज स्टेटस फाइल करता है ताकि वो डिपार्ट ना हो सके। रिक्वेस्ट तो तुरंत ही रिजेक्ट हो जाती है और काया ऑलमोस्ट डिपार्ट होने ही वाली होती है। तब यहाँ डेविड पब्लिक हियरिंग के ज़रिए थोड़ा टाइम खरीदता है। यहाँ वो एयरपोर्ट पे जाता है और उन पुलिस ऑफिसर्स को वारंट दिखाता है, पब्लिक हियरिंग का वारंट दिखाता है और काया को अपने साथ कोर्ट रूम में ले जाने की परमिशन लेता है। अब यहाँ पुलिस वालों के पास और कोई चारा नहीं होता, उसके पास लीगल वारंट है, इसलिए उन काया को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हमें दिखता है कि डेविड अपने क्लाइंट्स के लिए कितना सोचता है और उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अब यहाँ वो वारंट के थ्रू तो टाइम खरीदता है और कंट्री को ओपनली कॉल आउट करता है कोर्ट रूम में कि यहाँ असॉल्टर्स को प्रोटेक्ट और विक्टिम्स को ही पनिश किया जाता है। टीम को टेंशन होती है पर डेविड की स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। यूएन स्पीच से कुछ दिन पहले ही केस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। अगली हियरिंग में यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स लॉयर्स को काउंसिल बन जाते हैं और साथ में ही उन माइग्रेंट विक्टिम्स को लाते हैं जिन्हें सिस्टम ने फेल किया है। अब ऑनलाइन भी कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स असाइलम की डिमांड करने लगते हैं, वो जस्टिस की पुकार करते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पे डेविड पेट्रोटिक जज से रिक्वेस्ट करता है कि नेशनलिटी से ऊपर उठकर माइग्रेंट्स के कंट्रीब्यूशन को देखा जाए। अब यहाँ जज पहले कॉन्फ्लिक्टेड होता है पर फिर यहाँ मानता है कि एक जस्ट नेशन में काया जैसे लोगों को भी जस्टिस मिलना चाहिए। वो रिफ्यूज़ स्टेटस डिनाइल रिवर्स कर देता है। इवन डोंगमिन भी काया के लिए खुश होता हुआ नज़र आता है। अब एक्सपेक्टेड ही था, वर्ल्ड रिफ्यूज़ डे स्पीच के दौरान केस और ज़्यादा वायरल हो जाता है और प्रेसिडेंट के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है। तब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस क्वाइटली डील ऑफर करता है डेविड को, काया को वर्क वीज़ा और फाइनेंशियल सपोर्ट, बस उनको क्या करना है कि केस ड्रॉप कर देना है। यही डेविड का मास्टर प्लान होता है और वो डील एक्सेप्ट कर लेता है उनसे। साइड ट्रैक में यहाँ गवर्नर चो, काया का जो फादर इन लॉ है, वह पनिशमेंट के खिलाफ फिर अपील करता है क्योंकि वो कम्युनिटी सर्विस नहीं करना चाहता। लेकिन इस बार उसकी जज होती है ग्रिम रिपर, गिपम की दोस्त, जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स को सबसे हार्श सेंटेंस देने के लिए कोर्ट में फेमस है।
अब यहाँ काया की जो न्यूज़ है वो चेयरमैन ओ तक पहुँच जाती है। पावर हंग्री चेयरमैन ओ रिज़ाइन करने के बजाय जंग इन को अपने ऑफिस में बुलाकर जंग इन को प्रो बोनो टीम डिसबैंड करने का ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ ये जंग इन ये बात सुन के अपने फादर की ओर देखती है और सोचती है कि वो उन्हें मनाए, लेकिन उसके फादर है प्रेसिडेंट ओ, वो जंग इन की कोई भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। एपिसोड के एंड में प्रो बोनो टीम को मेडिकल चेकअप के रिपोर्ट्स मिलते हैं। गीपम को याद आता है कि डेविड को एनेस्थीसिया वाला स्टेटमेंट और वो ड्रंक ब्राइबरी का वीडियो। सडनली यहाँ पे वो कुछ रियलाइज़ करती है कि वो डेविड इनोसेंट है और वो उसके पास दौड़ कर जाती है और उससे कहती है कि आप इनोसेंट है, आप इनोसेंट है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड